हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में शुंग वंश से पहले तक हमने कर लिया था, मौर्य वंश पूरा कर लिया था। और इस वीडियो में हम शुंग वंश से आगे का बिहार का इतिहास करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो बिहार का इतिहास का जो एडिटोरिया का नया बुक है, बिहार का तथ्य संग्रह, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी जो है सो इसमें दिया हुआ है तथ्य संग्रह के रूप में, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसका 3 क्लास हो चुका है, तो अगर वो वीडियो आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम अपनी डिस्कशन की तरफ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं शुंग वंश से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है सो आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुंग वंश, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी, और उसके बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो वह ब्राह्मण था और बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली और उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। तो यवन के आक्रमण को किसने विफल किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। यवनों के आक्रमण को किसने विफल किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और इसमें पुरोहित कौन थे? तो इसमें पुरोहित के रूप में पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद शुंग वंश का अगला शासक कौन बना? तो अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद अगला शासक बना अग्निमित्र। कालिदास के नाटक मालविका अग्नित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा? तो कालिदास ने लिखा था। और मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आया कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी। कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने किया था देवभूति की हत्या करके। वसुमित्र शुंगों के अमात्य या मंत्री थे। वसुमित्र शुंग के कौन थे? तो अमात्य थे, जिसे मंत्री थे, जिसे अमात्य कहा जाता था। वसुमित्र शुंगों के अमात्य थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था, और इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया था। कण्व वंश का अंत किसने किया था? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने किया था। उसके बाद आते हैं कुषाण वंश पर। तो मौर्योत्तर काल में कमजोर होती राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आगमन भारत के क्षेत्र में हुआ। इनमें सबसे पहले हिंदू यूनानी, उसके बाद शक एवं पल्लव आए, और भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। तो भारत आने वाले विदेशियों में सबसे अंतिम में कौन थे? तो कुषाण थे। तो भारत आने वाले विदेशियों में सबसे अंतिम कौन थे? तो कुषाण भारत आने वाले विदेशियों में सबसे अंतिम थे। कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण कहाँ से आए थे? तो कुषाण जो है चीन से आए थे, और वह चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश का संस्थापक
कुजुल कड़फिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासन था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। गांधार एवं मथुरा कला का विकास किसके समय में हुआ? तो कनिष्क के समय में हुआ था। गांधार एवं मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल ग्राम में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। शक संवत किसने चलाया था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर किसका आधिपत्य था? तो कुषाणों का आधिपत्य था। उसके बाद है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा था। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा था। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में किया था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच गुप्त था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा की उपाधि ली थी तो घटोत्कच। प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा की उपाधि ली तो वह कौन था? तो वह घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था और 320 ईस्वी में चलाया था। गुप्त संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में चलाया था। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों को की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। उसके बाद समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक और अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि धारण किया? तो पर क्रमांक और अप्रतिरथ का उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने।
पर क्रमांक और अप्रतिरथ का उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में किसका अभियानों की रचना मिलता है? तो समुद्रगुप्त का। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। उत्तरापथ के 9 राजा और दक्षिणापथ के 12 राजाओं पर किसने विजय प्राप्त किया? तो समुद्रगुप्त ने। उत्तरापथ के 9 राजा और दक्षिणापथ के 12 राजाओं पर किसने विजय प्राप्त किया? तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्के पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। सिक्के पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त कौन से धर्म को मानता था? तो वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त कौन से धर्म को मानता था? वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त के बाद 375 में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्कों को पराजित कर 389 में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो सर्कों को पराजित करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो सर्कों को पराजित करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था? तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया था। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की थी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा था? तो फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन से थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पर, छपनक एवं भर रुचि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में ये सभी था।
उसके बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त का शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो कुमारगुप्त के समय में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। कुमारगुप्त ने शक्रादित्य एवं महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने शक्रादित्य एवं महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने शक्रादित्य एवं महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहा। मध्य एशिया की बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। मध्य एशिया की बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। हुनों के आक्रमण का वर्णन किसमें मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। हुनों के वर्णन का अभिलेख किस हुनों के आक्रमण का वर्णन किसमें मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया था। मगध वंश का अंत कौन से वंश के साथ हुआ था? तो गुप्त वंश के साथ। मगध वंश का अंतिम वंश कौन था? तो गुप्त वंश था। मगध वंश का अंतिम वंश कौन था? तो गुप्त वंश जैसे मगध वंश का अंतिम वंश था। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जिसे हमें एक नज़र देखना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने किया था। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। हुएनसांग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे। हुएनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो शीलभद्र थे। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र एवं व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था एवं प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा कितने स्तरों पर होती थी? तो 3 स्तरों पर होती थी। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे।
नालंदा विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय वह पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक विशाल पुस्तकालय था जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन 3 भवनों में कुल 90 लाख किताबें संधारित थी। इन पुस्तकालयों के नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि एवं रत्न सागर थे। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। 2016 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया है। 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में कब शामिल किया गया? तो 2016 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में कब शामिल किया गया? तो 2016 ईस्वी में। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कर 2014 से इसे विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद आता है गुप्त काल का प्रशासन। तो गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। गुप्त काल में जो है राजा के पास दैवीय अधिकार होता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। गुप्त प्रशासन में जो है गुप्त काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। राजा जो है प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय, ग्राम के रूप में किया गया था। देश का प्रधान गोप्ता होता था। गुप्त काल में देश का प्रधान गोप्ता होता था। भुक्ति का प्रधान उपरीक होता था। गुप्त काल में भुक्ति का प्रधान उपरीक होता था और विषय का प्रधान विषयपति तथा ग्राम का प्रधान ग्रामिक होता था। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। तो गुप्त काल में गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख आय का स्रोत क्या था? तो कृषि जो है सो गुप्त काल में प्रमुख आय का स्रोत था और कृषि पर 1/4 से 1/6 तक कर प्राप्त किया जाता था। कृषि पर 1/4 से 1/6 तक कर प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार और उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। गुप्त काल का सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो ताम्रलिप्ति था। गुप्त काल का सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो ताम्रलिप्ति था तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल का सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर कौन सा था? तो उज्जैन गुप्त काल का सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर था। उज्जैन गुप्त काल का सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था तथा चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था तथा चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था। तो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था और इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई थी और इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। गुप्त काल में कला।
तो गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ था और गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा जो महाराष्ट्र में है, बाघ गुफा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है, का निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ। इस काल में प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं जो हुई हैं। कालिदास। गुप्त काल में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम का रचना किया था। पंचतंत्र का रचना किसने किया था तो विष्णु शर्मा ने किया था। पंचतंत्र का रचना विष्णु शर्मा ने किया था। कामसूत्र का रचना वात्स्यायन ने किया था। कामसूत्र का रचना वात्स्यायन ने किया था। कामसूत्र का रचना वात्स्यायन ने किया था। अमरकोश का रचना अमर सिंह ने किया था। अमरकोश का रचना अमर सिंह ने किया। नीति सार का रचना कामंदक ने किया था। नीति सार का रचना कामंदक ने किया था। मृच्छ कटिकम का रचना किसने किया था तो शूद्रक ने किया था। मृच्छ कटिकम का रचना किसने किया शूद्रक ने किया था। मृच्छ कटिकम का रचना शूद्रक ने किया था। आर्यभट्टियम का रचना आर्यभट्ट ने किया था। सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका का रचना आर्यभट्ट ने किया था। सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका का रचना किसने किया आर्यभट्ट ने किया था। ब्रह्म सिद्धांत किसने किया था तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। ब्रह्म सिद्धांत को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है, जिसकी रचना ब्रह्मगुप्त ने किया था। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। स्वर्ण युग की संज्ञा किसे दिया जाता है तो गुप्त काल को कहा जाता है। स्वर्ण युग की संज्ञा गुप्त काल को किसने दिया था तो V.A. स्मिथ ने दिया था। अगला है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की थी तो गोपाल ने किया था और 750 ईस्वी में किया था। पाल वंश की स्थापना किसने किया था तो गोपाल ने किया था और 750 ईस्वी में किया था। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया था। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था गोपाल ने किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था और बिहार शरीफ में किया था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे प्रमुख शासक था धर्मपाल। पाल वंश का सबसे प्रमुख शासन था धर्मपाल। पाल वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था तो धर्मपाल जो है पाल वंश का सबसे प्रमुख शासक था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है की स्थापना किसने किया था तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था धर्मपाल ने किया था। सोमपुर महाविहार जो वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल के त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। धर्मपाल को किसने पराजित किया था तो प्रतिहार शासक वत्सराज ने पराजित किया था। धर्मपाल को प्रतिहार शासक वत्सराज ने पराजित किया था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया था। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने धारण किया था तो धर्मपाल ने किया था। उत्तरापथ स्वामी का उपाधि किसने धारण किया था तो धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना था। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था तो देवपाल ने बनाया था। देवपाल ने जावा जो इंडोनेशिया में है कि शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था।
देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद है प्राचीन बिहार के इतिहास के विभिन्न वंश के शासक एवं उसकी राजधानी। तो बृहद्रथ वंश के राजधानी कहाँ था? तो बृहद्रथ वंश का राजधानी था ग्रीवरज। बृहद्रथ वंश का राजधानी था ग्रीवरज या राजगृह। बृहद्रथ वंश का राजधानी कहाँ था? तो ग्रीवरज या राजधानी। बिंबिसार वंश का राजधानी था ग्रीवरज या राजगृह। बिंबिसार वंश का राजधानी भी ग्रीवरज या राजगृह था। उदयन वंश का राजगृह पाटलिपुत्र था। उदयन वंश का राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। उदयन वंश का राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। उदयन वंश का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। शिशुनाग वंश का राजधानी वैशाली था। शिशुनाग वंश का राजधानी वैशाली था। कालाशोक का राजधानी पाटलिपुत्र था। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो पाटलिपुत्र में। नंद वंश का राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में। नंद वंश का राजधानी भी पाटलिपुत्र में था। मौर्य वंश का राजधानी पाटलिपुत्र में था। मौर्य वंश का राजधानी पाटलिपुत्र में था। कुषाण वंश का राजधानी कहाँ था? तो पुरुषपुर एवं मथुरा में था। कुषाण वंश का राजधानी पुरुषपुर एवं मथुरा में था। गुप्त वंश का राजधानी पाटलिपुत्र था। गुप्त वंश का राजधानी पाटलिपुत्र था। पाल वंश का राजधानी कहाँ था? तो पाल वंश का राजधानी मुंगेर था। पाल वंश का राजधानी मुंगेर था। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे और यह राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र के लेखक थे और अश्वघोष बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो अश्वघोष और बौद्ध धर्म का महान महाकाव्य है अश्वघोष। प्रज्ञा पारमिता इसके लेखक कौन थे? तो नागा अर्जुन थे। प्रज्ञा पारमिता के लेखक नागा अर्जुन थे। और शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो नागा अर्जुन ने दिया था। शून्यवाद का सिद्धांत नागा अर्जुन ने दिया था। सी युकी ह्वेनसांग इसके लेखक थे। सी युकी की रचना किसने की थी? तो ह्वेनसांग ने की थी। सी युकी की रचना ह्वेनसांग ने की थी और यह भारत का यात्रा विवरण है। ह्वेनसांग ने भारत का यात्रा विवरण सी युकी के नाम से रचना किया था। इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। इंडिका की रचना किसके द्वारा किया गया? मेगास्थनीज के द्वारा। मिलिंद पन्हो की रचना किसने की थी? तो नागसेन ने की थी। मिलिंद पन्हो की रचना किसने की थी? तो नागसेन ने की थी। बुद्ध की लीलाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ललित विस्तार में मिलता है। बुद्ध की लीलाओं का वर्णन हमें ललित विस्तार में मिलता है। श्रीलंका के राजाओं का वर्णन महावंश में मिलता है। श्रीलंका के राजाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? महावंश में मिलता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ कहाँ मिलती है? तो जातक कथाओं में मिलती है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ कहाँ मिलती है? जातक कथाओं में मिलती है। तो दोस्तों हमारा जो है सो बिहार का प्राचीन इतिहास ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम अगले वीडियो में मध्यकालीन बिहार का इतिहास करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद होगा। तो अगले वीडियो में हम मध्यकालीन बिहार का इतिहास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।